बूढ़ा मल्लाह मुझ पर तवक्को से ज्यादा ही मेहरबान साबित हुआ। उसकी एक कश्ती में बैठकर हम दूसरे किनारे की तरफ चल दिए। जहां हम लंगर अंदाज हुए वहां इन हालात में किसी को दम मारने की मजाल नहीं थी, लेकिन फौजी शायद उसे जानते थे, इसलिए उन्होंने उससे रियायत बरती। नाल कौनी चाचा, एक सिख हवालदार ने ऊंची आवाज देकर उससे दूर से ही पूछा। मल्लाह ने मुख्तसर सा जवाब दिया, परोना जी सरदार जी। मेरी तवक्को से बढ़कर तैयारियां यहाँ देखने को मिली थी। तैयारा शिकन तोपें पहले से तैयार शुदा कंक्रीट के ज़ेर ज़मीन महफूज बंकरों में छुपी हुई थी। सिर्फ उनकी गर्दनें बाहर झांकती दिखाई देती थी। हम दोनों उनके बीचों बीच चलते नजदीकी गांव की तरफ जा रहे थे। मैं कनखियों से सूरत हाल का भरपूर जायजा ले रहा था। रास्ते में मिलने वाले अक्सर फौजी मल्लाह के वाकिफ थे। जब वो उन्हें प्रणाम करता तो मैं फौरन जय हिंद कह देता। करीबन 1.5-2 फरलांग चलने के बाद एक जगह खेतों के किनारे कुछ लड़के लड़कियां काम करते दिखाई दिए। मल्लाह ने उनमें से एक चूनी लाल को नाम से पुकारा और एक नौजवान उसकी आवाज पहचान कर आता दिखाई दिया। करीब पहुंचकर उसने झुकते हुए बूढ़े के पांव छू कर प्रणाम किया और हैरानी से मुझे देखा, क्योंकि मैंने बगैर जान पहचान के बड़ी गर्मजोशी से उसे गले लगा लिया था। चाचा बोला, परोना है, अपना दिल्ली से आया है। मैंने अपना तारुफ बज़ाहिर मुकम्मल करवा दिया। मेरा नाम प्रकाश है। हम तीनों खेतों के एक कोने पर लगे रहट पर जा पहुंचे, जहां बहुत सी लड़कियां कपड़े धो रही थीं। सब ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मल्लाह को देखते ही सब ने चाचा नमस्ते, चाचा राम राम कहना शुरू कर दिया। बूढ़ा मल्लाह सबके सलाम के जवाब में बारी बारी उनके सरों पर शफकत से हाथ फेरता रहा। यहाँ भी उसने मेरा तारुफ बतौर परोना ही करवाया था। सब लड़कियों ने हाथ जोड़कर मुझे भी बारी बारी नमस्ते कहा। मेरे कीमती लिबास और पुरकशिश शख्सियत को उनमें से अक्सर ने ललचाई हुई नजरों से देखा था, लेकिन ये कोई नई या चौंका देने वाली बात नहीं थी। अब मैं भारतीय महिलाओं की रग रग से वाकिफ हो चुका था। रहट पर बने एक कमरे में बैठकर चाचा ने पहले तो मुझे चाय पिलाई, फिर कमला नामी एक लड़की को मेरे लिए जल भोजन का हुक्म दिया, जिसने एक अदाए दिलरुबाना से मेरी सम देखते हुए तामील में गर्दन हिलाई और अपनी बेकाबू जवानी संभालती मस्तानी चाल से कयामत ढाती तेज तेज कदमों से गांव की तरफ चल दी। चाचा ने चूनी को, जो उसका दामाद था, मेरी कहानी सिर्फ इतने से इजाफे के साथ सुना दी कि मैं उसके एक दोस्त का बेटा हूँ। शायद उसने अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए ये इजाफा किया था। बहरहाल मुझे उससे खुशी हुई। सारे भारत में मैंने अभी तक ऐसा फरमाबरदार दामाद नहीं देखा जैसा चाचा मल्लाह को नसीब हुआ था। इसकी वजह मेरी समझ में नहीं आई थी। बज़ाहिर तो उसमें कोई जिस्मानी नक्श नजर नहीं आ रहा था, नए नक्श भी ठीक थे। फिर जल्द ही मुझे समझ आ गया। उसकी धर्म पत्नी कौशल्या सर पर लस्सी का मटका रखे और हाथों में रोटियां पकड़े वहां आई थी। अल्हड़ मुटियारों की तरह उसके अंग अंग से नशा फूटता था। उसे देखकर कोई भी उसे शादीशुदा मानने के लिए तैयार नहीं था। इतनी खूबसूरत बेटी पैदा करने पर यकीनन हिंदू मल्लाह को फख्र होना चाहिए था, और ऐसी देवी के दामे उल्फत में फंसने वाला उसका दास कैसे न बनता। उसने मुस्कुराते हुए मेरा खैर मकदम किया और कपड़े समेटने बाहर चली गई, जो उसने सुबह से धूप में सुखाने के लिए फैला रखे थे। उनकी मजीद तवज्जो हासिल करने के लिए मैंने भी वही खाना खाने की ख्वाहिश की जो कौशल्या चूनी लाल के लिए लेकर आई थी, लेकिन चाचा ने मुझे शिद्दत से मना कर दिया। वो कोई पुराने दौर का आदमी दिखाई देता था, रिवायत की जिसके नजदीक बड़ी अहमियत थी। चाचा थोड़ी देर के बाद माजरत करके चला गया, क्योंकि कश्तियां अकेली थीं। चूनी लाल को उसके जाने के बाद मैंने भगा दिया। मैंने कहा, वीर जी आप काम कीजिए, बस मेरी वजह से मैंने फिक्रा अधूरा छोड़ा। उसने हिचकिचाहट जाहिर की, यार कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने बड़ी बेतकल्लुफी का मुजाहरा करते हुए उसे बाजू से पकड़कर उठाया और कहा कि किसान के लिए वक्त की बड़ी अहमियत है। हम तो शहरी लोग हैं, चाय का कप पीने होटल चले जाएं तो आधा दिन गुजार देते हैं। जवाब में वो हंस दिया और मेरा धन्यवाद करता हुआ रोटियां और लस्सी उठाकर दोबारा खेतों को चल दिया, जहां उसके साथी उसके मुंतजिर थे। अब तन्हाई मुयस्सर थी, लेकिन सोचने के मौके हासिल नहीं थे, क्योंकि गांव भर की मुटियारों ने मेरा घेराव कर रखा था। उनकी जुगतबाजी, जो यहाँ के पंजाबी देहातों की रिवायत बनती जा रही थी, उसने मुझे बौखला दिया। मैं उनके मुख्तलिफ रिमार्क्स के जवाब में मुस्कुराता हुआ उस तरफ चल दिया जहाँ कौशल्या कपड़े समेट रही थी। मुझे नजदीक आते देखकर उसने एक अदाए खास से मुस्कुराते हुए खड़े होकर मुझे खुशामदीद कहा। मैंने गुफ्तगू शुरू करने के लिए फिक्रा उसकी तरफ उछाल दिया। बहुत खूबसूरत जिंदगी है आप लोगों की, मैंने देहाती माहौल पहली बार देखा है। उसने जमीन पर झुकते हुए कपड़े उठाकर उसे झटका। बोली, बस जी ऐसा ही है, अब तो शहरों और देहातों में कोई ज्यादा फर्क बाकी नहीं रहा। वैसे क्या करते हैं आप?
उसने अपने काम में मसरूफ रहते हुए मुझसे पूछा। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया, बिजनेस, कारोबार। इस असना में कमला उस तरफ आती दिखाई दी। उसने मुझसे कहा, अच्छा आप चलकर जल भोजन कीजिए, किसी शय की जरूरत हो तो कमला मौजूद है, उसे कह दीजिए। मैंने मुड़ते हुए कहा, शुक्रिया। कौशल्या ने, जो मेरे करीब आ गई थी, बड़े नाजो अदा से मुस्कुराते हुए कहा, आइए महाराज जी, भोजन कीजिए। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया, चलिए। वो मेरे आगे आगे चल दी। नब्बे तुले कदमों से वो मेरी रहनुमाई करती हुई मुझे उस कमरे में ले आई जो शायद उन लोगों का मेहमान खाना था। मैं चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। उसने मेरे सामने थाली लगा दी और खुद बड़े मस्ताना अंदाज में झुकती हुई एक कोने में रखे हुए मूढ़े पर बैठ गई। करीबन 3 मिनट तक मेरे मुसलसल खामोश रहने पर उसने एक अदाए मस्ताना से मेरे सामने खड़े होकर कूल्हों पर हाथ रखते हुए पूछा, दिल्ली के लोग गूंगे होते हैं क्या? जवाब में मैं मुस्कुरा कर रह गया। वो दोबारा तुनक कर बोली, बहरे भी होते हैं। मेरे लिए उससे गुफ्तगू किए बगैर कोई चारा नहीं था। मैंने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं, असल में डरना भी तो पड़ता है आपसे। उसने मेरे सामने से बर्तन समेटते हुए कहा, हम आपको खा तो नहीं जाएंगे? हाथ धोने के लिए हम दोनों इकट्ठे ही बाहर निकले थे। रहट पर बैठी मुटियारों की खुसूसी मुस्कुराहट हम दोनों से मुताल्लिक किसी और ही बात की चुगली खा रही थी। कमला से काम चल सकता था, लेकिन इतना वक्त मेरे पास नहीं था कि उससे अपने तूफानी इश्क का इजहार कर सकूं, और दूसरी बात यह भी थी कि मुझे इतना मौका ही कहाँ देती वो। हर भारतीय लड़की पूनम नहीं थी। यहाँ मोहब्बत का नुक्ता आगाज जिस्मानी मरासिम थे जो मेरे नजदीक इंतहाई मकरूह और घिनौना फेल था। अपने अजीम मकसद के सामने मुझे ऐसी हरकतें बड़ी हेच और घटिया दिखाई देती थीं। कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज होने और देहाती जिंदगी का नजारा करने के बहाने मैंने इर्द गिर्द के खेतों में भी चक्कर लगाए थे, लेकिन बात बनती नजर नहीं आती थी। शाम को मुझे कौशल्या ने कमला के साथ गांव जाने को कहा। ये कटाई का मौसम था और उन्हें फसलों का हिसाब चुकाना था। चुनीलाल और उसकी वापसी में कुछ देर बाकी थी। बाकी लड़कियां भी काम खत्म करके वापस जा चुकी थीं। हम दोनों खेतों के वसी सिलसिले में चलते गांव की समत रवाना हो गए। इस असना में पंजाबी चट्टी को यकीन हो चला था कि मैं काबू आ चुका हूँ। मैंने उसके मुमकिना गुफ्तगू से बचने और अपने मतलब की बात हासिल करने के लिए उसके कुछ कहने से पहले ही गुफ्तगू का आगाज कर दिया। मैंने कहा, बड़ी फौज आ गई है यहाँ? बोली, हाँ। उसने बदली से मुख्तसर सा जवाब देकर गोया इस मौजू को बदलने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने जुमानी फिक्रा कहकर एक हद तक उसकी भी तशफ़ी कर दी और कहा, ये तुम्हारे ही गांव पर आशिक हुए हैं या इर्द गिर्द भी? जवाब में कमला ने जोरदार कहकहा लगाया। बोली, नहीं, ऐसी तो बात नहीं, इर्द गिर्द भी डेरे डाल रखे हैं कमबख्तों ने। पंजाबी तो कुछ यही हैं, वरना उस तरफ तो बस गोरखे और मद्रासी ही नजर आते हैं। उसने मेरी मालूमात में इजाफा भी शुरू कर दिया। मैंने उसे मजीद कुरेदा, क्या मतलब गोरखा और मद्रासी क्या भारतीय सेना के जवान नहीं? वो नाराज लहजे में गोया हुई, जहन्नम में जाएं सब, हमें क्या? बड़े बड़े ट्रकों ने खेतों का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैंने उसे इस मौजू पर मजीद बोलने की दावत देते हुए कहा, भाई ये तो जरूरी है, फिर इतने ट्रक कहाँ होते हैं? गांव की सड़क से भी तो वो गुजर सकते हैं, आम से ट्रक होंगे। बोली, आम से? इतने बड़े बड़े ट्रक तो न देखे न सुने। आम ट्रकों से 3 गुना तो वो लंबे थे, फिर उनके बेशुमार टायर। ट्रकों पर कमबख्तों ने न जाने क्या क्या लाद रखा था। मुए दरिया के किनारे तो मरे नहीं, गांव की जमीन पर कब्जा जमा लिया। हाय राम, बेचारे बिशन सिंह की तो सोने जैसी जमीन का बेड़ा गर्क हो गया। कैसी शानदार फसल होती थी उसकी। बोतेरी मिन्नतें की उसने कि मुझे फसल काट लेने दो, पर कौन मानता है जी गरीबों की बात। और काली का गजब पड़े राक्षसों पर, कमबख्त नजदीक तो किसी को फटकने नहीं देते। उसने खालिस देहाती लहजे में उन्हें लताड़ते हुए कहा। मैंने दिल ही दिल में इन बातों का इल्म होने पर खुदा का शुक्र गुजारते हुए कमला से कहा, कमाल है, सेना क्या हुई, ये तो लुटेरे हो गए। वो अब मुझे अपने मौजू की तरफ ला रही थी। बोली, बस जी क्या बताऊं, गांव वालियां भी तो राम राम ही हैं। ये नई बिपता आन पड़ी थी। मुझे अपने काम से ज्यादा मुश्किल कमला से जान छुड़ाना नजर आ रहा था। घर पहुंचकर उसने मेरा तारुफ वहां मौजूद एक करीबी अंधी और खासी उधेड़ उम्र औरत से करवाया। ये उसकी माँ थी जिसकी आंखों में धूल झोंक कर वो मेरे साथ रंगरलियां मनाने जा रही थी। मुझे उस बदनसीब बुढ़िया पर बहुत तरस आया। शाम के बाद कौशल्या भी आ गई। चुनीलाल ने माजरत कर दी क्योंकि आज उसकी पानी की बारी थी। अलबत्ता उसने ये जरूर कहला भेजा कि कल वो मेरे साथ मेरे भाई की तलाश में 2-3 मुश्तबा नजदीकी देहात में जरूर जाएगा और परमात्मा की कृपा से हम 2-3 रोज में उसे ढूंढ कर रहेंगे। कौशल्या के 2-3 बच्चे थे, दोनों उसके साथ खेतों में काम करने जाते थे। अभी वो स्कूल जाने के काबिल नहीं हुए थे। नंद और भाभी दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़कर मेरी खिदमत कर रही थी। कमला से अगर मैंने ताल्लुकात उस्तवार कर लिए थे तो कौशल्या ने मेरी दिलचस्पी अपनी जात के मुताल्लिक महसूस कर ली थी और वो अपने गिरफ्तार मोहब्बत से बतौर हमदर्दी कम अज कम उसकी खिदमत तो जी भर के कर सकती थी। मैंने भी दोपहर से अब तक 2-3 मरतबा उससे देर से मुलाकात होने पर अपनी किस्मत को कोसा
था, जिसके जवाब में वो मुस्कुरा कर रह जाती और मुझे देने के लिए उसके पास था ही क्या। कमला अलबत्ता काबिल दाद थी कि उसने अपनी भाभी को किसी हरकत पर शक करने का मौका नहीं दिया था। रात के पिछले पहर जब गांव के किसी नजदीकी खेत पर कोई ऊंचे सुरों में बांसुरी पर मिर्जा साहिबा अलाप रहा था, एन उस वक्त कमला ने मुझे करीबन झंझोड़ते हुए बेदार किया। मेरे मुंह से लाशऊरी तौर पर निकलने वाली मुमकिना चीख या आवाज के पेश नजर उसने अपना एक हाथ मेरे मुंह पर रख दिया था। मैं चुनीलाल के कमरे में सो रहा था, जबकि वो दूसरे कमरे में अपनी माँ के करीब सोई थी। तीसरे और मकान के आखिरी कमरे में कौशल्या अपने दोनों बच्चों के साथ महवे इस्तराहत थी। उसूलन मुझे उस वक्त तयशुदा मकाम पर होना चाहिए था जहां मिलने का वादा कमला से मैंने किया था। वो उस जगह करीबन 10-15 मिनट मेरा इंतजार करने के बाद यहाँ चली आई थी। थोड़ी देर बाद हम दोनों दबे कदमों बाहर जा रहे थे। कमला आगे आगे थी और मैं पीछे पीछे। हम दोनों खौफजदा चोरों की तरह छुपते छुपाते बिलाखिर गांव के बाहर आ गए। ये जगह खासी महफूज थी। खुदा का शुक्र गुजरा कि उस गांव में कुत्ते नहीं थे। हाल ही में महकमा सेहत ने उनका सफाया किया था, वरना कोई नई मुसीबत भी पेश आ सकती थी। खेत जिनका जिक्र कमला ने किया था गांव से करीबन 2-3 फरलांग दूर थे। एक जगह पहुंचकर वो रुक गई। मुझे भी रुकना पड़ा क्योंकि करीबी खेतों से रोशनी का एक मंबा फूट रहा था। शायद कोई जीप स्टार्ट होकर बाहर निकल रही थी। कमला सहम कर मुझसे चिमट गई और मेरे जिस्म में च्यूंटियां रेंगने लगी। खैरियत गुजरी कि जीप का रुख हमारे मुखालिफ सम था। जहां हम खड़े थे वो कोई गुजरगाह थी जिसके महफूज होने की जमानत नहीं दी जा सकती थी। अपने मुंह जोर घोड़े की तरह लगाम तोड़वाने के लिए बेताब जज्बात को काबू करते हुए मैंने कमला को वहां से हट जाने को कहा। अब हम खेतों में बनी किसी झोंपड़ी की तलाश में थे। मैंने कमला को वहीं बिठाया और खुद आगे चल दिया। मेरी आंखें अंधेरे में कुछ दूर तक देखने के काबिल हो गई थी, लेकिन जहां से सिवाय बड़े बड़े व्हीकल और तैयारा शिकन तोपों के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मुझे बमुश्किल 3 मिनट ही गुजरे थे जब मैंने अपने कंधे पर किसी हाथ का दबाव महसूस किया। मुड़कर देखा तो मुसीबत सर पर सवार थी। क्या है यहाँ? उसने मुतजस्सिस होते हुए बेकरारी से पूछा। मैंने मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और उसका बाजू पकड़कर उसे वापस खींचना शुरू किया। करीबन 15-20 गज चलने के बाद हम रुक गए। अपनी दाल तो गलने से रही। यहाँ तो पहले से ही मैंने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। वो बोली, क्या मतलब, कौन है? मैंने कहा, एक को मैंने पहचान लिया है। ये वही देवी जी हैं जो कुएं पर कुछ ज्यादा ही बातें कर रही थी, वो काली कमीज शलवार वाली। उसने फौरन कहा, जीतू। मैंने जवाब दिया, नाम तो मुझे नहीं पता, सुबह पहचान कर बता दूंगा। बोली, तो इसका मतलब है ये सब? उसने अपनी सखियों के लिए इंतहाई नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए और एक मर्तबा फिर मेरी जान को आ गई। अब मैं सब कुछ भूल भुला कर उससे जान बचाने की फिक्र में था। बमुश्किल तमाम काफी खतरनाक मराहिल तय करने के बाद मैं अगली रात तक छुट्टी लेने में कामयाब हो सका। इस असना में उसके वालिहाना लम्स ने मेरी रगों में शरारे भर दिए थे। मैं पिघल जाता अगर मेरी मजबूत कुव्वत इरादी एक मजबूत चट्टान की तरह उसके और मेरे दरमियान दीवार न बन जाती। ईमान और जान बच जाने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। घर वापस पहुंच कर चारपाई पर लेट गया, लेकिन नींद कहाँ। आज की रात के ज़िया का रह रह कर अफसोस हो रहा था। कम से कम इस गांव की किसी लड़की के जरिए मकसद का हुसूल नामुमकिन दिखाई देता था। मैंने आने वाली रात तक कुछ न हो सकने पर अकेले ही किस्मत आजमाई करने का फैसला किया और नींद की आगोश में पनाह ले ली। सुबह मुझे कौशल्या ने बेदार किया। बहुत गहरी नींद आ गई थी। उसने चाय का एक कप मेरे सरहाने रखते हुए कहा। मैंने कहा, हाँ, रात को तारे गिनते रहें तो सुबह नींद ही आएगी। मेरे जवाब से वो झेमसी गई और मुझे जंगल स्नान का कहकर बाहर चली गई। नाश्ता करके मैं भी उनके साथ ही खेतों में चला आया। चुनीलाल जो सुबह सादिक के वक्त कुएं पर सोया था, उसे बेदार करना मैंने मुनासिब न समझा और कमला और कौशल्या के नजदीक कुएं की मुंडेर पर बैठ गया। दोनों हस्बे साबिक कपड़े धोने में लग गई थी। फिर कौशल्या और उसके बच्चे तो नाका देखने खेतों में चले गए और वो बलाए जान वहीं रह गई। 10-11 बजे के करीब चुनीलाल बेदार हो गया। उसने रात घर न आने पर अपने परोने से माफी मांगी और स्नान करने चला गया। कमला और कौशल्या का लाया हुआ नाश्ता करने के बाद वो तैयार हो गया और हम दोनों अपने जाली भाई और उसके आवारा दोस्त की तलाश में करीबी देहात की तरफ चल दिए। शाम गए तक हम मुख्तलिफ देहातों की खाक छानते रहे, लेकिन गुमशुदा अफराद को न मिलना था और ना वो मिले। इस असना में चुनीलाल मेरी उम्मीद बंधाता रहा कि जल्द या बदेर बिलाखिर हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। दोपहर का खाना हमने एक दोस्त के डेरे पर खाया, जहां मुझे माता विष्णु के दर्शन की अट्टी दिखाने पर शराब से निजात मिल सकी, वरना तो वो लोग लिटाकर मुझे पिलाने पर
तुल गए थे। वापसी पर मैंने चुनी लाल से गुरदासपुर जाने और वहाँ किस्मत आजमाई करने की इजाजत तलब की। वो बजिद था कि मैं 2-4 रोज और कयाम करूं, कम से कम चाचा से मिले बगैर तो न जाऊं, लेकिन मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं 2-1 रोज में वापस आऊंगा और उसके यहाँ कयाम करूंगा और दिल्ली से खुद आकर उसे और बच्चों को साथ ले जाऊंगा। ऐसे मोहसिन की सेवा न करने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो सकता था। वापसी पर हम खेतों की बजाय सीधे घर चले आए। खैरियत गुजरी, कमला अभी तक खेतों से वापस नहीं आई थी, गालिबन मेरी आमद की मुंतजिर थी। मैंने चुनी लाल को गांव के बाहर बड़ी मुश्किल से वापस जाने पर मजबूर किया, वरना वो तो कम से कम मुझे टम्पू चढ़ाने तक मेरे साथ रहना चाहता था। वापसी पर जब वो खासा दूर चला गया तो मैंने वो रास्ता छोड़ दिया, क्योंकि उस पर लोगों की आमदोरफ्त थी। एक ज़ेली सड़क से मैं गांव की तरफ चल दिया। प्रकाश एंड प्रकाश इंडस्ट्री के तमाम कागजात मैंने पहले ही जलाकर राख कर दिए थे। अब मेरे पास काबिल शनाख्त कोई चीज बाकी नहीं थी। मेरा मिशन शुरू हो चुका था। गांव के एक कोने में बने सांसियों के अड्डे से मैंने एक रबड़ का ब्लैडर शराब से भरवाया, उसे अपने कपड़े के थैले में रखा। अब मैं एक गैर कानूनी हरकत का मुर्तकिब था और नाजायज तरीके से एक खुफिया अड्डे से शराब खरीद कर दूसरे किसी गांव या शहर में फरोख्त करने जा रहा था। दिन को मुमकिन तलाशी के पेश नजर मैंने रात के वक्त सफर इख्तियार किया था। ये था मेरा नया भेस। शाम ढले मैं गांव की परली तरफ वाक़े उन खेतों के नजदीक खड़ा हालात का जायजा ले रहा था जिनसे कुछ फासले पर ये मोर्चा बंदियां की गई थी। उसे आगे जाना फिलहाल नामुमकिन था। वहीं एक कमाद के खेत में मैंने डेरे डाल दिए और रात की तारीकी का मुंतजिर हो गया। तकरीबन 2 घंटे मैं वहां छुपा रहा। मेरा जहन इस दौरान में मुख्तलिफ ख्यालात की आमाजगाह बना रहा। कभी पूनम, कभी सुदर्शना और कभी अपना प्यारा मुल्क जहां अजीजो अकारब दीदा दिल फर्श राह किए मेरे मुंतजिर थे। उनके दुआओं के लिए उठे हुए हाथ मुझे यहाँ बखूबी दिखाई दे रहे थे। मेरा ईमान था कि जब तक मेरी कौम अपने सिपाहियों के लिए दुआ गो है, उन पर आंच नहीं आएगी। दुश्मन का बेशुमार असलहा और बेतहाशा जंगी जुनून मैंने अपनी आंखों से नजारा किया था। वो अपनी दानिश्त में मेरे पाकिस्तान को मिटाने के वहम में मुब्तला थे। हम बका की जंग लड़ रहे थे और बका की जंग लड़ने वाले हारा नहीं करते। मुख्तलिफ जीपों की जलती बुझती रोशनियां मुझे वहां होने वाली नक्लो हरकत का एहसास दिला रही थी। जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया और काफी देर तक किसी जीप की हेडलाइट्स अंधेरे में न चमकी तो मैंने भी अल्लाह का नाम लेकर कदम उस तरफ बढ़ा दिए। मैं बड़ी एहतियात से खेतों के बीचों बीच संभल कर पांव रखता उस तरफ गामजन था, क्योंकि ये खतरा तलवार की तरह हर वक्त मेरे सर पर लटक रहा था कि दुश्मन ने यहाँ माइंस यानी बारूदी सुरंगें बिछा रखी होंगी, जिन पर किसी भी वक्त मेरा अनजाने में पड़ने वाला कदम कोई कयामत ढा सकता था। जरा सा दबाव किसी बारूदी सुरंग पर पड़ता और मेरे परखचे उड़ जाते। फूंक फूंक कर कदम उठाता मैं कछुए की रफ्तार से अपने हदफ की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं उसके नजदीक होता जा रहा था, मेरे खून की गर्दिश में तेजी आती जा रही थी। ऐसे मौके पर रह रह कर मेरे दिल में ख्याल आता, काश मैं कमांडो होता और दुश्मन को तहस नहस करके रख देता और अपने दिल की भड़ास निकाल लेता। मुझे अंधेरे में 2-3 लालटेनें जलती नजर आ रही थी जो मुख्तलिफ खैमों के बाहर टंगी थी। इन खैमों में उन असलहाजात से मुताल्लिक अमले का कयाम था या फिर वो कैमोफ्लाज करने के लिए गाड़े गए थे। मैं अब मंजिल पर पहुंच चुका था। मुख्तलिफ नस्ब शुदा आलात ने एक खतरनाक असलहे की मौजूदगी का इंकशाफ मुझ पर कर दिया था। जदीद तरीन और इंतहाई मौसर ऑटोमेटिक मिसाइल सिस्टम यहाँ नस्ब था। ये वो रूसी मिसाइल थे जो दुश्मन ने हाल ही में हासिल किए थे और जिनका खुदकार निजाम फायरिंग से किसी हमला आवर तैयारे के बच निकलने के इम्कानात न होने के बराबर ही रह जाते थे। जैसे ही हमला आवर तैयारा रेडार के मखसूस इलाके में दाखिल होता, वो एक खुदकार निजाम के जरिए उसकी इत्तला फौरन मिसाइल के फायरिंग सर्किट को कर देता जो तैयारे को फायरिंग रेंज में ले आता। जैसे ही तैयारा फायरिंग की हुदूद में आता, एक और खुदकार निजाम के जरिए खुद ब खुद फायरिंग पुश बटन हरकत में आ जाता। नस्ब शुदा मिसाइल अपने हैंगर से निकलकर उसके ताक़ुब में लपकता और चंद लम्हों में तैयारे को जा लेता। ये सारा अमल चंद सेकंड में मुकम्मल हो जाता और पायलट को उसकी इत्तला उस वक्त होती जब उसका तैयारा निशाना बन चुका होता। मैं रिंगता हुआ अपने हदफ के नजदीक से नजदीक तर होता जा रहा था। करीबन 10-15 मिनट तक मैं वहां मौजूद मुख्तलिफ चीजों का जायजा लेता रहा। अपने मतलब की तमाम इत्तलात मुझे हासिल हो चुकी थी। अब मैं मुखालिफ समत में पीछे हट रहा था। इस कामयाबी पर खुशी के मारे मेरा दिल बल्लियों उछल रहा था और मैं काफी हद तक लापरवाह सा उस पगडंडी पर रवा दवा था जो मुझे पक्की सड़क तक ले जाती थी। अभी बमुश्किल 1-1.5 फरलांग ही चल पाया था जब अचानक हॉल्ट की 2-3 आवाजें वक्फे से गूंजी। मैं गश्ती पार्टी के जो रात को ऐसे इलाकों में पेट्रोल के लिए निकलती हैं हत्थे चढ़ गया था। चारों तरफ से आने वाली आवाजों ने मुझे घेरे में फंस जाने का यकीन दिला दिया था। अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ाता तो दर्जनों गोलियां मेरे जिस्म में पैवस्त हो जाती। सिवाय हथियार डालने के और कोई चारा कार नहीं था।
मैंने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया और फौरन हाथ उठा दिए। गुरखे लहजे में किसी ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है? उसके साथ ही टॉर्च की तेज रोशनी ने मेरी आंखें चुंधिया दी। थैला मेरे हाथ से नीचे गिर पड़ा। क्या है ये? दूसरी आवाज सुनाई दी और आने वाले ने मुझे जोरदार लात रसीद की। बेख्याली में मैं उलट कर परे जा गिरा। आने वाले ने थैले में से शराब का भरा हुआ ब्लैडर निकाल लिया। इस असना में 3-4 मुसल्ला फौजियों ने मुझे घेरे में ले लिया था। गुरखे हवलदार ने पूछा, किधर जाता है? मैंने कहा, साहब गरीब आदमी हूँ, बाल बच्चों की रोटी के लिए जरा सा धंधा करते हैं, शहर जा रहा हूँ। मैंने शराब से भरे ब्लैडर की तरफ इशारा किया क्योंकि थैला उठाने वाले ने उसे सूंघकर उसमें शराब की मौजूदगी की इत्तला कर दी थी। हवलदार ने मेरी पसलियों में ठोकर मारी। अबे तेरे गरीब की ऐसी की तैसी। उसने हुक्म दिया, उठ साले, अभी तेरा धंधा करते हैं। इससे पहले कि मैं संभल कर खड़ा हो सकूं, एक और जोरदार लात मेरी पीठ पर पड़ी और मैं मुंह के बल जा गिरा। एक नायक बोला, मस्खरी करता है साला, और उसने भी मेरे पहलू में लात जमा दी। दूसरे सिपाहियों ने भी इस कार खैर से महरूम रहने में आर समझते हुए मुझे ठोकरों पर रख लिया। मैंने अपना सर कोहनियों में छुपा लिया। करीबन 5-6 मिनट बाद जब मैं मार खाते खाते अधमुआ हो चुका तो उन्होंने मेरे बाजू कंधे पर रखी चादर से पीछे की तरफ बांध दिए और मुझे धक्के मारते हुए अपने कैंप की तरफ चल दिए। अचानक पेश आने वाली सूरत हाल ने मुझे चकरा दिया था। फरार की राहें मसदूद और दुश्मन सर पर मुसल्लत। जालिमों ने इस बेदर्दी से पीटा था कि बदन का रुआं रुआं फरियादी बन गया। खुसूसन पसलियों पर पड़ने वाली जरबात से उठने वाली टीसें तो जान निकाले देती थी, लेकिन सिवाय सब्र के और चारा ही क्या था। मुझे वो धक्के देते हुए अपने कैंप की तरफ ले जा रहे थे और जैसे ही मैं चलते चलते लंगड़ाता, एक जोरदार लात उनमें से कोई ना कोई मुझे रसीद कर देता। तकलीफ और गुस्से की मिली जुली कैफियत से मेरा खून खौलने लगा था। जी चाहता था उनमें से एक हाथ को तो मार डालूं, खा अपनी जान से ही हाथ क्यों ना धोने पड़े। लेकिन ये सब कुछ जज्बात की हद तक सही था। चीखना चिल्लाना मेरे मनसब को जेब नहीं देता था, लेकिन मुझे खुद को एक घटिया दर्जे का जराइम पेशा शख्स साबित करने के लिए ये सब कुछ करना बहरहाल जरूरी था। ये मेरे सब्र के इम्तिहान का बेहतरीन वक्त था और मुझे खुद ही अपना मुमतहिन बनना था। मेरी आजमाइश की घड़ी आ गई थी और अब ये मेरी अदाकाराना सलाहियतों पर ही मुनहसिर था कि मैं इन लोगों को अपने मुताल्लिक मजीद सोचने का मौका दूं या वो मुझे मामूली सा जराइम पेशा शख्स ही जाने। करबो अज़ियत के एक लामुतनाही सिलसिले से गुजार कर बिलाखिर वो मूजी मुझे अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास ले गए। इस दौरान मैं पल भर के लिए भी अपने फराइज से गाफिल नहीं रहा था और हाय हाय का विर्द करने के साथ साथ मेरी नजरें मुसलसल वहां मौजूद असलहा जात पर लगी हुई थी। तमाम जुज़ियात मेरे जहन में नक्श होती जा रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।